एक और सवाल के विश्लेषण के लिए आपके पास आ रही हूं। मैं ऑपरेशन लोटस की बात कर रही हूं। मैं पिछले 2 राज्य छोड़ देती हूं, हालांकि राजस्थान में सक्सेसफुल नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन हाल में नजर डालें तो महाराष्ट्र, अब गोवा और इधर तेलंगाना पर भी जो जिस तरीके से स्टेटमेंट आई है कि मुख्यमंत्री की पार्टी से कुछ नेता जल्द बाहर आ सकते हैं, तो मैं ये कह रही हूं कि क्या 2024 में बिना विपक्ष के ही बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है क्या, जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस को सरकार बने ना बने अंजाम दिया जा रहा है? देखिए विपनेश, एक कहावत है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो समर्थ है उसका कहीं कोई दोष नहीं है। आप देखिए देश भर में 18 राज्यों में या तो भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन की सरकार है, और जहां नहीं है वहां शिंदे और सिंधिया पैदा किए जा रहे हैं, या वो अपनी ही पार्टी में शिंदे और सिंधिया निकल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ते आसान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय राजनीति में ये पहली बार हो रहा है। पहले भी केंद्र में सरकारों ने राज्य सरकारों को गिराने के लिए, बर्खास्त करने के लिए, तोड़ने के लिए जिसकी केंद्र में सरकार रही है, ऐसा हुआ है और तमाम बार हुआ। आपको मालूम है बाबरी मस्जिद जब विध्वंस हुआ था तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उसने भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई कितनी सरकारों को एक झटके में बर्खास्त कर दिया था। ऐसे ही जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तब कांग्रेस सरकारों को किस तरह से हटाया गया था। ये हमेशा से होता रहा है। जो केंद्र में मजबूत रहा है और इतनी ज़्यादा संख्या बल के आधार पर है तो उसको राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार अटकने अखरने लगती है। और जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, गोवा की बात है और झारखंड आप छोड़ दे रही हैं, लेकिन मैं ये हमेशा से बात, अगर आप देखें, आप पहले दल बदल विधेयक जो था 1/3 पे था। अगर 1/3 विधायक किसी पार्टी से टूट जाते थे तो उनको अलग गुट की मान्यता दे दी जाती थी। एक बड़ा दिलचस्प वाकया है 2002 के चुनाव के बाद जब किसी को बहुमत नहीं मिला था उत्तर प्रदेश में, तो बसपा और बीजेपी यानी मायावती और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार बनी थी। मुख्यमंत्री मायावती बनी थी और विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी बनाए गए थे। ताज कॉरिडोर के मामले में मुख्यमंत्री से इस्तीफा समर्थन वापस ले लिया भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी सरकार गिर गई। विधानसभा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का रहा। बीएसपी में 1/3 विधायक टूट गए, उनको मुलायम सिंह यादव ने अपने यहाँ मंत्री बना लिया और उनको केसरीनाथ त्रिपाठी ने, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष ने उनको अलग गुट की मान्यता दी और 3 साढ़े 3 सालों तक मुलायम सिंह यादव वहां पर मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2004 में जब मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार बनी तो किस तरीके से तलवार मुलायम सिंह यादव के सरकार पर लटक रही थी और ऐसा लग रहा था कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। उन्हीं दिनों मुलायम सिंह यादव की तकदीर अच्छी थी, उनका जो नेटवर्किंग थी वो अच्छी थी कि मनमोहन सिंह की सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की बैसाखी पर थी और उस समय उनको प्रकाश करात और माकपा के महासचिव सुरजीत का साथ मिल गया और कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई फैसला नहीं कर पाई। तो कुल मिलाकर ये है कि या तो इस समय भारतीय राजनीति की दशा और दिशा ये है कि या तो जनता राज्यों के चुनाव में या तो जनता भारतीय जनता पार्टी को चुने, और अगर नहीं चुनी तो फिर वो तो वहां पर सरकार बनाएंगे। देर या सबेर शिंदे या सिंधिया उस राज्य में आएंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएं विरोधी दल में होकर के, ऐसा बड़ा मुश्किल लगता है। और मैं सिर्फ पूरे देश की स्थिति को देखते हुए आपको बता रहा हूं, किसी राज्य में जहां विपक्षी दल की सरकार है उसके मुख्यमंत्री को रात को ठीक से चैन से नींद नहीं आती कि पता नहीं कब कोई सिंधिया, कोई शिंदे या कोई उनकी पार्टी में दूसरा इस तरह से खड़ा हो और उनकी सरकार अस्थिर हो जाए। इस समय देश की राजनीतिक स्थिति यही है। लेकिन आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो 11 जुलाई को, जब पूरा देश ये इंतजार कर रहा था कि महाराष्ट्र के मसले पर, और ऐसा इस वजह से नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 3 मसले पर यह कहा कि इस पर हम सुनवाई 11 तारीख को करेंगे। तो क्या जो घटनाएं हमारे और आपके और लोगों के देखने में दिखाई देती है, सुप्रीम कोर्ट भी उसी तरह की मीडिया
मीडिया रिपोर्ट्स को संज्ञान में लेकर के उन चीज़ों को कम तवज्जो देने लगता है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने भी 39 विधायकों 40 विधायक जो शिंदे के साथ गोवा गुवाहाटी गए थे उनकी संख्या को देख के ये मान लिया कि अब ये मसला कोई बहुत ज़्यादा चर्चा का नहीं है या इस पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है? वहाँ पर जो 2/3 थे वो ऑलरेडी टूट चुके हैं और शपथ ग्रहण हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी है, अब इस पर सुनवाई की नहीं है, वो सरकार को चलने देना चाहिए। तो क्या इस तरह का, क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान चीज़ों का लेता है, कोई अप्रोच न भी करे तो उसके पास ये पावर है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि जब 11 तारीख की लिस्टिंग थी और प्रभाकर बता रहे कि अभी तक संभावना नहीं है, तो ये भी लोगों के जहन में सवाल बड़ा खड़ा होगा कि आखिर जब इस तरह के बड़े लोगों की सुनवाई में ऐसी बात है तो हमारे और आपके मुकदमों की सुनवाई की तारीख का कितना इंतजार किया जाएगा। बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा और सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये को, इस स्थिति को अशोक वानखेड़े जी बिल्कुल भी ठीक नहीं बता रहे हैं।